एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सीटेट का एग्ज़ाम आपका अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं आपके पास। प्री एडमिट कार्ड ऑलरेडी आउट हो चुका है। आई होप आप सभी ने देख लिया होगा। जिन्होंने भी नहीं चेक किया है वो ज़रूर चेकआउट कर लें। सीटेट की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। और जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपका एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आएगा। बात कर लेते हैं आज के इस सेशन की। तो आज का ये EVS का मैराथन वीडियो है जिसमें आपके 100+ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। विदाउट एनी डिले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो विदाउट एनी सेकेंड चैनल से जुड़ जाइएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ऑलरेडी अवेलेबल प्लेलिस्ट है, उसे भी देख लीजिएगा, उसमें आपके सीटेट के इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय आधारित EVS गतिविधि का एक उदाहरण है जो छात्रों को पर्यावरण प्रबंधन में संलग्न करता है। ऑप्शंस हैं आपके। स्कूल के मैदान से कूड़ा हटाने के लिए स्कूल की सफाई का आयोजन करना, स्कूल के दोपहर के भोजन के लिए सब्जियां और फल उगाने के लिए उद्यान लगाना, एक स्थानीय पार्क के जीर्णोद्धार के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेना, जल और ऊर्जा संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता पोस्टर बनाना। पजल रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। और आपका RRB NTPC बैंकिंग और SSC में पूछा भी जाता है, ठीक है। कई वनडे एग्ज़ाम में भी आपको ये एक क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। इजी लैंग्वेज और हार्डेस्ट पज़ल को भी आसान भाषा में सीखने के लिए आप चैनल से जुड़ जाइएगा और भी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपका सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। एक आपकी ग्रुप बेस्ड एक्टिविटी आपको बतानी है जो पर्यावरण प्रबंधन में इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए आपका जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम है इसमें पार्टिसिपेट करना, ठीक है। 3rd ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, पर्यावरण के द्वारा अधिकतम व्यक्तियों की संख्या का सहयोग कहलाता है। पर्यावरण के द्वारा अधिकतम व्यक्तियों की संख्या का सहयोग कहलाता है। यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जैविक विभव, वहन क्षमता, जनसंख्या आकृति, पर्यावरणीय अवरोध, व्यक्तियों की संख्या का सहयोग क्या कहलाता है आपको बताना है। वो कहलाता है आपका वहन क्षमता, ओके। 2nd ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, पर्यावरण अध्ययन में कौन सी अधिगम की प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावी है। घर में सीखने की प्रक्रिया, इंडोर आधारित अधिगम की प्रक्रिया, आउटडोर आधारित अधिगम की प्रक्रिया, या फिर आपकी श्रव्य आधारित अधिगम की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया आपकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको बतानी है, ओके। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3rd वाला ऑप्शन, आउटडोर आधारित अधिगम की प्रक्रिया। एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। आप इन्हें बहुत ध्यान से समझें, लिखें, एक जगह नोट करें या वीडियो को बार बार देख सकते हैं जिससे आपको याद हो जाए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, सतत पहलू से तात्पर्य निर्देशों की शुरुआत से ही विभिन्न पहलुओं पर शिक्षार्थियों की प्रगति के आकलन से, जिसे कभी कभी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपको बताना है। स्थानन मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन या फिर अवधि मूल्यांकन। क्या कहा जाता है आप सभी को बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा स्थानन मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 1, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा कथन मौसमी प्रवास के संदर्भ में सही है। यह केवल वर्षा ऋतु में होता है, हमेशा परिवार के
सभी सदस्य एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं। यह भूमिहीन श्रमिकों को धनोपार्जन का एक स्रोत देता है, ओके, यानी इनकम का, या फिर इनमें से कोई नहीं। मौसमी प्रवास के संदर्भ में सही वाला स्टेटमेंट आपको ढूंढना है। सो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, मृदा की सबसे ऊपरी परत होती है, ओके। सो जैसा कि हम सभी जानते हैं, अब जो सीटेट का लेवल है वो आपका स्ट्रेट क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते हैं। आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलती है, लाइक इस टाइप के होंगे, 3 स्टेटमेंट दे दिए हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत। रीज़न और अजम्पशन वाले प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। सो आपकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ओके। फिलहाल आपको बताना है कि मृदा की सबसे ऊपरी परत होती है मृदु, सरंध्र, कम जल धारण करने वाली। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और ए। ये जहाँ दोनों हैं वही आपका सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1, ओके। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वसा का पूर्ण पाचन जिस अंग में होता है वह कौन सा अंग है? आमाशय, मुख, छोटी आंत या बड़ी आंत। यानी आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट है, जहाँ पर जो हमारा फूड है वो जो फैट है वसा, उसका पूर्ण पाचन होता है, ओके। सो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा डाइजेशन है ये हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है, ओके। तो ये भी आपका एक प्रश्न होता है कि हमारे जो भोजन का पाचन है उसकी शुरुआत मुंह से शुरू हो जाती है, और वसा का पूर्ण पाचन होता है हमारा छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। सो बढ़ते हैं अपने अब अगले प्रश्न की ओर। यहाँ हो जाएगा 3rd ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे 2 कथन आपको दिए गए हैं और सही विकल्प का चयन करना है। यानी आपको बताना है कथन 1 में एक कथन सही है, कथन 2 सही है, या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, इस टाइप का बताना है। सो कथन है कि मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। नेक्स्ट है कि मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व पौधों की शुरुआती वृद्धि के लिए आवश्यक है। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। बात तो सही है, ओके। मिट्टी जो है वो तो खनिज पदार्थ प्रदान करती है फसल को, पेड़ को, पौधों को। अगला है कि मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व पौधों की शुरुआती वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऐसा तो नहीं होता, मिट्टी पेड़ शुरुआत हो चाहे बड़ा हो, उसको हमेशा मिट्टी इम्पॉर्टेंट लगती है, ठीक है। हमेशा मिनरल प्रोवाइड करती है एक प्लांट को, एक ट्री को। सो यहाँ पर 3rd जो ऑप्शन है, फर्स्ट सही, सेकंड गलत, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कि नीचे भौम जल स्तर के अवक्षय के कुछ कारण दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। भौम जल स्तर के अपक्षय के कारण जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि, कृषि गतिविधियों में वृद्धि, जल के अवश्रवण के लिए प्रभावित क्षेत्र में वृद्धि। सो आपके भौम जल स्तर जो है उसके अवक्षय के कारण है आपका पहला तो जनसंख्या में वृद्धि, दूसरा इंडस्ट्रियल जो प्रोसेसिंग है इसमें, इन एक्टिविटीज़ में आपका वृद्धि, और नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में वृद्धि, ओके। सो ए बी सी यानी ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि फ्लोराइड प्रदूषण में फ्लोरोसिस का कारण बनता है। क्या बनता है आपको बताना है, फेफड़े, दिल, टीथ या वृक्क, यानी लंग्स, हार्ट, टीथ और किडनी में से क्या कारण बनता है। सो ये सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दांत यानी टीथ। 3rd ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में वास्तविक लोगों और उनके वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित पाठ शामिल हैं।
ऐसे पाठों या घटनाओं को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? पहला, पाठ को आसान, रोचक और प्रेरक बनाना। दूसरा, इस विचार को पुनर्बलित करना कि अधिगम किसी से भी कहीं भी हो सकता है। तीसरा, प्रत्येक के निजी जीवन के साथ संबंध बनाना। या फिर उपरोक्त सभी। जिनके भी आंसर 4 आ रहे हैं उनका आंसर गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वास्तविक लोग और उनकी घटनाएं इसलिए शामिल किया जाता है जिससे बच्चों को वो रिलेटेबल लगे, राइट। थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि आप बच्चों को ईवीएस कक्षा में अपना व्यक्तिगत संदर्भ और अनुभव लाने और साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कक्षा को नहीं देंगे? पहली, क्या आप कभी जंगल सफारी पर गए हैं? यदि हाँ तो कृपया जंगल के बारे में अपने विचार लिखें। सेकंड, क्या आप साइकिल चला सकते हैं? यदि हाँ तो आपको साइकिल चलाना किसने सिखाया? थर्ड, पर्यावरण के मुद्दों पर एक समाचार पढ़ने के बाद उन पर एक रिपोर्ट लिखें। ओके। चौथा, क्या आपके बाल और दांत आपके परिवार में किसी की तरह हैं? यदि हाँ तो कृपया उस व्यक्ति का नाम बताएं। ओके। अगर आप ईवीएस कक्षा में बच्चों को कोई एक्टिविटी देना चाहते हैं तो वो आप कौन सी नहीं देंगे? ओके। बच्चों को देने के लिए उनके एक्सपीरियंस के बेस्ड पर उनको एक्टिविटी देनी होगी, जैसे जंगल सफारी पर जाना, साइकिल चलाना, बाल और दांत आपके परिवार में किसकी तरह हैं। लेकिन वो समाचार पढ़ के और रिपोर्ट तैयार करें तो ये उनके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, ईवीएस में सामग्री का विषयगत संगठन मदद करता है। औपचारिक शिक्षा प्रणाली में बनाई गई पारंपरिक विषय सीमाओं को समाप्त करना। ठीक है। शिक्षार्थी को विभिन्न विषयों के बीच संबंधों का एहसास करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। अगला है बच्चों में अंतः विषय परिप्रेक्ष्य विकसित करना। तो तीनों ही हमारा सही है, यानी थर्ड ऑप्शन जो है ABC ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्षेत्र भ्रमण विधि का प्रतिपादक किसे माना जाता है? प्रोफेसर जेम्स, प्रोफेसर गेसल, प्रोफेसर रैन या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा बताना है आप सभी को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका पूछा जा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रोफेसर जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण पर समीक्षा के आधार पर परियोजना कार्य को पूरा करने के लिए कौन सा संसाधन सहायक है? कार्यभार, सेमिनार, कक्षा या पुस्तकालय? ये प्रोजेक्ट वर्क जो है इसके लिए पुस्तकालय इंपॉर्टेंट है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। बिल्कुल जा सकती हैं। नेक्स्ट है कि पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकेंगी। हाँ, सही बात है, मिट्टी को सॉफ्ट करना होगा। थर्ड है कि इससे पोषक पदार्थ नीचे चले जाते हैं, तो ये तो आपका गलत है। A and B यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? ओके, आपको ऑड वन आउट दिया गया है। स्नान करना, कपड़े धोना, तैरना, कंघी करना। ओके, आपसे ऑड वन आउट टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि क्या होगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कंघी करना या फिर कॉमिंग करना। ठीक है, स्नान करने में आपका पानी यूज़ हो रहा है, कपड़े धोने में आपका पानी यूज़ हो रहा है, तैरने में भी आपका पानी आ रहा है शामिल। ठीक है, पानी का यूज़ है।
लेकिन कॉमिंग करने में आपका पानी का यूज़ नहीं है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण होता है हरी पत्तियों में, बिल्कुल। हरे तने में, बिल्कुल होता है। हरी शाखाओं में हो सकता है। हरी जड़ों में जड़ों में कैसे होगा, ठीक है। ए बी सी यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि आप कर्नाटक के बेलवनिका गांव के किसान हैं। आप प्याज के बीजों को खेत में डालने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे। ये उपकरण वाले क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। कुरीगे, खूंटी, लीलीगे या हसिया। और ये आपका पिछली बार भी पूछे जा चुके हैं, आया था आपका ये लास्ट टाइम सीटेट के एग्ज़ाम में। सो करेक्ट आंसर होगा कुरीगे, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। गर्म और आर्द्र, मध्यम तापमान और अत्यधिक वर्षा, सर्द या आर्द्र, गर्म और शुष्क। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ओके। सो यहाँ हो जाएगा आपका गर्म और आर्द्र, यानी आपका गर्मी और आर्द्रता दोनों ही होती है इन रीजन्स में। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। एक शिक्षक कक्षा चौथी की छात्रों को विभिन्न देशों की मुद्रा एकत्र करने को और उनका अध्ययन करने के लिए कहता है। शिक्षक किस प्रकार की शिक्षण पद्धति का उपयोग यहाँ कर रहे हैं। परियोजना विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, पूछताछ विधि या आगमनात्मक विधि। ओके, सो बताना है कि किसी बच्चे को, स्टूडेंट को कॉइन्स डिफरेंट देश की, कंट्री की जो करेंसी है उसे इकट्ठा करने को कहा, तो फिर आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 परियोजना विधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, ईवीएस के शिक्षण अधिगम में कुछ खोज शब्दों का परस्पर उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वह पद नहीं। सो क्या होगा करेक्ट आंसर, आपको बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा वर्णात्मक, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है और यह किस प्रकार का क्वेश्चन है। मतलब आपसे पूछा गया वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट कितना है, तो ये किस टाइप का प्रश्न है आपका। स्मरण प्रश्न, पहचान प्रकार का या वस्तुनिष्ठ प्रकार का। सो ये आपका स्मरण प्रकार का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण अध्ययन का प्राथमिक उद्देश्य नहीं माना जाता है। प्रायोगिक कार्य तथा विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगों का ज्ञान प्रदान करना, विभिन्न महान वैज्ञानिकों की कहानियाँ सुनाना, पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा प्राथमिक उद्देश्य आपका नहीं है बोला है। ओके, सो यहाँ पे जो सेकंड है विभिन्न महान वैज्ञानिकों की कहानियाँ सुनाना, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए ये आपका एम नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से वनों के बारे में क्या सही है। फॉरेस्ट से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट का पता करना है, ठीक है। सो वन केवल विभिन्न पादपों से बना एक तंत्र है, या फिर इनमें इनकी सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर की बनाती है, जिसके नीचे शाक वनस्पतियों द्वारा बनी परत होती है और झाड़ियाँ सबसे नीचे परत बनाती हैं। थर्ड, वन्य क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों के जीवन का आधार प्रदान करते हैं, उनके जीवन को आधार प्रदान करते हैं। सो क्या होगा करेक्ट आंसर, आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कि कल्पना करें कि आप समुद्र किनारे रहते हैं। आप कैसे पता करेंगे कि चक्रवात आ रहा है। तेज हवाओं को महसूस करके, कम गति वाली समुद्री लहरों को देखकर,
या फिर शुष्क मौसम को देखकर कैसे पता करेंगे कि चक्रवात साइक्लोन आने वाला है? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी केवल एक, तेज हवाओं को महसूस करके। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन धमनियों के संबंध में सही है? यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त संचारित करती है। यह रक्त को शरीर के सब भागों से हृदय तक लाती है। इसमें रक्त कम दाब के साथ बहता है, या इसकी भित्तियाँ पतली होती हैं। क्या होगा करेक्ट आंसर? सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करिए। आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन्हें अच्छे से पढ़ना है और फिर कौन सा स्टेटमेंट रिलेटेबल है उस हिसाब से ऑप्शन को टिक करना है, राइट? सो पहला है, जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वे अपनी बातें दूसरों को इशारों से समझाते हैं। ओके, फिर है, जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वे दूसरों की बातें हमेशा उनके होठों को देखकर पूरी तरह समझ जाते हैं। अगला है कि सभी की भांति जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट है कि सभी की भांति जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें केवल विशेष प्रकार के विद्यालय में ही नामांकन दिया जाता है। सो यहाँ पे सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ओके, केवल जो ए स्टेटमेंट है ये सही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको कथन और कारण दिया गया है, आपको बताना है क्या सही है। सो कथन है आपका, एजम्पशन, ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है। ध्रुवीय भालू के बाल उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपका 4th ऑप्शन स्टेटमेंट यानी एजम्पशन गलत और कारण सही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कि आप अमेरिका के किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। आज से लगभग 75 ईयर्स पहले आपके दादाजी डेरा गाजी खान से आकर पेरिस में बस गए। आपके दादाजी का पैतृक निवास स्थल वर्तमान में किस देश में है? ओके, सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित लुकिंग अराउंड शीर्षक वाली ईवीएस पाठ्यपुस्तक निम्नलिखित में से किस शिक्षण पद्धति के सबसे अधिक बार उपयोग करने पर जोर देती है? परियोजना, गतिविधि, अवलोकन या फिर चर्चा विधि? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अवलोकन। ओके, अवलोकन पे ये बहुत फोर्स करती है, अधिक बार बार उपयोग करने पर जोर देती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। एक शिक्षक कक्षा 6 के बच्चों से पानी में तैरने या डूबने वाली चीज़ों के पीछे का कारण पूछता है। शिक्षक द्वारा छात्रों से निम्नलिखित में से किसकी अपेक्षा की जा सकती है? सो 4th ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे हैं वो घनत्व के बारे में तो नहीं, लेकिन पानी भारी है या हल्का, इस टाइप के अलग अलग आंसर्स दे सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा एक वांछनीय शिक्षण अभ्यास है? ऐसी शिक्षा प्रदान करें जो 4 दीवारों तक सीमित हो, बच्चों को अमूर्त दुनिया को समझने के अवसर प्रदान करें, रटकर याद करने को प्रोत्साहित करें या दुनिया के बारे में जिज्ञासा जागृत करना। सो 4th ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण अधिगम के क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पर्यावरण अध्ययन से बच्चों में स्वयं के प्रति जागरूकता बढ़ती है। यह बच्चों को उनकी वास्तविक जीवन स्थितियों से अंतःक्रिया करने में मदद करता है। बिल्कुल सही। ओके,
नेक्स्ट थर्ड वाला है कि ईवीएस का उद्देश्य बच्चों को उनके प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश को समझना है। ये भी सही है, यानी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 35 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक ईवीएस के व्यवहारिक भाग के लिए पूरक परीक्षण हो सकती है, लिखित, मौखिक, प्रदर्शन या फिर इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा मौखिक तकनीक। नेक्स्ट है ईवीएस पढ़ाते समय एक शिक्षक बच्चों को नैतिक मूल्य के बारे में सिखाता है। निम्नलिखित में से किस स्तर के भावात्मक क्षेत्र से शिक्षण को यह जानने में मदद मिलती है कि एक बच्चे ने कुछ विशिष्ट नैतिक मूल्यों को आत्मसात किया है। सो ये पता चलता है उसके बिहेवियर से, लक्षण से, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि सुनीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं। तो वो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पोचमपल्ली और कलमकारी साड़ी। ओके, सो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। ओके, मतलब प्रिजर्व करना फूड को, इनमें से कौन सा पेयर उसके लिए ठीक नहीं है। कच्चा आम, उसका अचार, आलू का चिप्स, दूध का पनीर या सेब का जैम बनाना। सो यहाँ पे जो लंबे समय तक चलने वाला फूड नहीं है वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी दूध का पनीर। ओके, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर है जीवाश्म ईंधन बहुत अधिक का कारण बनता है, ऊर्जा का, प्रदूषण का, परिवहन का या फिर संरक्षण का। ओके, सो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन प्रदूषण सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन है कि कल्पना करें कि आप एक पर्वतारोहण यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं और आपको यात्रा में ज़मीन पर बिछाने के लिए और टेंट के लिए उपयुक्त पदार्थ कपड़ा का चुनाव करना है। आप निम्न में से आप किस सामग्री का चुनाव अपने टेंट के लिए करेंगे। मोटी कपास की शीट, मोटी ऊन की शीट या एक तरह वाली प्लास्टिक शीट या 2 तरह वाली प्लास्टिक शीट। 2 तह वाली, ओके, डबल लेयर्ड। सो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है डबल लेयर प्लास्टिक शीट, यानी 2 तह वाली प्लास्टिक शीट का उपयोग करेंगे, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, प्रोसेस। ओके, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मोल्डिंग, किण्वन या संक्रमण। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, यानी फर्मेंटेशन, राइट। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कि 2 स्टेटमेंट आपको दिए हैं, दोनों के हिसाब से आपको ऑप्शन का चयन करना है। एक है कि सभी पादप स्वपोषी होते हैं, दूसरा है सभी पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही फॉल्स हैं, राइट। अगला है क्वेश्चन है आपको 2 कथन दिए हैं, उनके हिसाब से ऑप्शन का चयन करना है। पहला है ध्रुवीय भालू खुद को गर्म रखने के लिए तेज चलते हैं। दूसरा, ध्रुवीय भालू खुद को ज़्यादा गर्म होने के से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। सो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड सही है। ओके, अगला है सो आपको इमेजिन करना है कि एक आंधी तूफान में आप फंस गए हैं जिसमें बिजली भी गिर रही है। आप कौन सा कार्य सबसे पहले करेंगे। कार बस से उतर जाएंगे, एक बड़े पेड़ के नीचे आश्रय लेंगे, किसी इमारत के अंदर चले जाएंगे या किसी खुले गैरेज में आश्रय लेंगे। सो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी इमारत के अंदर चले जाएंगे। अगला है
क्वेश्चन है, कुछ फूलों का प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है, इनमें से आपको चयन करना है। कचनार का फूल, सहजन का फूल, केले का फूल या फिर रेफ्लेशिया का फूल। ओके, सो यहाँ पर ABC थर्ड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, रेफ्लेशिया का फूल आपका यूज़ नहीं होता है, बाकियों का हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है। दूसरा कथन है कि हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। दोनों कथन में हमारे लिए क्या सही क्या गलत है बताना है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, क्वेश्चन है, मानचित्र एक शिक्षण सहायक सामग्री है, इसका उपयोग EVS के शिक्षण अधिगम में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक EVS अधिगम में मानचित्र का लाभ है। ओके, यानी आपको मैप का यूज़ बताना है। सो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है यह आसान, ओके, यह आसान और सार्थक संचार के लिए व्यवस्थित और सुपाठ्य तरीके से रुचि के तहत सभी विशेषताओं या घटनाओं को दिखाता है। ओके, पॉलिटिकल, फिजिकल, हम जैसा देखना चाहें मैप पर आसानी से देख सकते हैं, और ये हमारा एक TLM है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 48 है, EVS अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। अनुभव के माध्यम से अधिगम, अमूर्त से मूर्त अधिगम, ज्ञात से अज्ञात अधिगम, EVS से प्रासंगिक प्रकृति। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B आपका सत्य नहीं है, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला है, पर्यावरण अध्ययन अपने आप में बहुत बड़ा है, तो कक्षा में पर्यावरण शिक्षा से संबंधित पाठ्यचर्या क्या होनी चाहिए। पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम बच्चों की आयु और शैक्षिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है कि बच्चों द्वारा कोई भी अभिव्यक्ति जो नवाचार तरीके से की गई हो उसे डैश अभिव्यक्ति कहते हैं। नाटकीय, सौंदर्य शास्त्र, सामाजिक या रचनात्मक। सो उसे कहते हैं रचनात्मक एक्टिविटी। ओके, अभिव्यक्ति। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला है, नेक्स्ट है, छात्र मानव निर्मित और प्राकृतिक चीज़ों को परिभाषित करने और उदाहरण देने में सक्षम होंगे। रेखा डैश को इंगित करती है। सो ये जो है आपका अधिगम का उद्देश्य है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला है, EVS के शिक्षण में अधिगम के किस उपागम का प्रयोग किया जाता है। सो हम लोग करके सीखना पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ओके, रट कर सीखना नहीं, योजना बनाकर सीखना नहीं, ठीक है, जो बेस्ट है वो है करके सीखना। अगला है, क्वेश्चन है कि कथन है आपका, जल वर्षा संचयन जल संरक्षण की एक प्रक्रिया है। अगला कथन है कि जल संकट से निपटने का एकमात्र तरीका वर्षा जल संचयन है। तो पहला कथन आपका सही है, दूसरा गलत है, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि आपको कथन दिया है, अभिकथन दिया है और कारण दिया है। ओके, आपको पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन का आंसर करना है। अभिकथन है, मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। ओके, दूसरा इसका कारण है कि मनुष्य अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही बात है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सेकंड वाला। ठीक है, A और R दोनों सही हैं, लेकिन जो R है वो A की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है, अभिकथन दिया है, अर्जेंटीना और भारत के लोग सापेक्ष एक दूसरे से उल्टे खड़े प्रतीत होते हैं। कारण, पृथ्वी पर ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता, यह सापेक्ष होता है। सो यहाँ पर जो
फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए गलत है परंतु आर सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। इनमें से कौन सा आपका जो सूखी लौकी से बनाए जाने वाले यंत्र हैं बताने हैं? बीन, ढोल, खंजरी या तुम्बा। सो यहाँ पे बीन, खंजरी और तुम्बा जो है ये आपका बनाया जाता है, ढोल नहीं बनाया जाता। ठीक है, सो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ढोल लकड़ी का बना होता है। ओके, नेक्स्ट है ईवीएस की निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि किसी समस्या या चिंता से संबंधित विषय सीमाओं को विभाजित करने में प्रभावी है? भूमिका निर्वहन, समूह चर्चा, प्रयोग या कहानी कथन। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको प्रैक्टिस के थ्रू करवाई गई है। ओके, सो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन ग्रुप डिस्कशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईवीएस का शिक्षक प्राथमिक कक्षाओं में लोक कथाओं का उपयोग एक माध्यम के रूप में पर्यावरण के बारे में जागरूकता विकसित करने के लिए छात्रों को प्रेरित करने के लिए कर रहा है। उसके द्वारा निम्नलिखित में से शिक्षण के किस मॉडल का प्रयोग किया गया है? ओके, सो लोक कथाओं का उपयोग एक माध्यम के रूप में कर रहे हैं। सो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो है संचार मॉडल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी ईवीएस की कक्षा की विशेषता नहीं है? ओके, सो यहाँ पर जो छात्र अपने शिक्षक के द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का आंख बंद करके पालन करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 61, कक्षा 3 में ईवीएस शिक्षक जीवन का जाल अध्याय पढ़ाते समय उन चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं जो छात्रों को लगता है कि उनके जीने के लिए आवश्यक हैं। शिक्षक द्वारा की गई इस चर्चा का कारण क्या है? छात्रों की समस्या समाधान कौशल को बढ़ाना, छात्रों की निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना, पर्यावरण में चीज़ों की अन्योन्याश्रयता को समझाने में छात्रों की मदद करना, या फिर उपरोक्त सभी। सो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है डैश को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति दूसरे के ज्ञान, दृष्टिकोण, कौशल का वर्णन करने और परिमाणित करने का प्रयास करता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपको बताना इन चारों में से क्या होगा करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अधिगम के आकलन। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कक्षा 5 की ईवीएस पुस्तक में पाठ 21 लाइक फादर लाइक डॉटर बच्चों को करता है प्रोत्साहित अपने व्यक्तिगत संदर्भों और अनुभवों को सम्मुख लाने और साझा करने में, पड़ोस में विभिन्न स्थानों पर जाने के लिए, समुदाय के सदस्यों के बात करने के लिए या उपयुक्त सभी। सो वो अपने जो व्यक्तिगत अनुभव और उनको सम्मुख लाने के लिए साझा करता है, इसलिए वो एक्साइटेड होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 5 के विद्यार्थियों को प्रदूषण विषय पढ़ाने के लिए आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे? छात्रों को पढ़ने और याद रखने के लिए प्रदूषण के बारे में सूचना के साथ मुद्रित पत्रक प्रदान करना, छात्रों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों और उनके प्रभावों को उजागर करने वाले पोस्टर बनाने के लिए कहना, प्रदूषण के कारणों और प्रभावों पर चर्चा करने के लिए एक पर्यावरण विशेषज्ञ द्वारा अतिथि व्याख्यान का आयोजन करना। सो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका बी एंड सी, ये दोनों आप इन्हें प्रायोरिटी देंगे। ओके, नेक्स्ट है सो क्वेश्चन है कि कथन आपको दिया है ईवीएस पाठ्यक्रम में प्रौद्योगिकी के एकीकरण छात्र संलग्नता और सीखने के परिणामों को बढ़ाता है।
दूसरा है पियाजे के सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक संदर्भ के महत्व पर जोर देता है तथा एक सहयोगी उपकरण के रूप में प्रौद्योगिकी के उपयोग का समर्थन करता है। दोनों कथन से रिलेटेड आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। कथन एक सत्य है लेकिन कथन जो दूसरा है वो असत्य है। ओके, यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो असत्य है। अगला है क्वेश्चन है कि एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपके छात्र व्यक्तिगत सुरक्षा और वयस्कों के साथ सुरक्षित और असुरक्षित बातचीत को पहचानने के महत्व को समझें। आपको कौन सा कदम उठाना सबसे उचित लगता है? करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला ऑप्शन, उन्हें अपने शरीर का स्वामित्व सिखाएं। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है हैजा, सामान्य जुखाम, छोटी माता, डायरिया, अतिसार और तापेदिक इस सूची में कौन सा एक संचारी रोग नहीं है? आपको बताना है कौन सा एक संचारी रोग कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डायरिया। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला है अमर बेल के बारे में कथन आपको दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन कौन से कथन सही हैं। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, यह जिस पौधे पर चढ़ता है उससे बना बनाया भोजन लेता है। ठीक है, ये क्लाइंबर एक टाइप का होता है, यह सौपोषी प्रकृति का होता है, यह सफ़ेद रंग का होता है। ओके, जो स्टेटमेंट ए और बी हैं ये आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, ये अपना इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है और ये जिस भी पेड़ पर ट्री पर क्लाइंब करता है उससे बना बनाया भोजन लेता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70 है निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के एक सही समूह की पहचान करें जिसे हमें प्रोटीन की कमी से उबरने के लिए अधिक खाना चाहिए। बेसिकली हमें प्रोटीन की कमी को पूरा करना है, उसके लिए हमें बेस्ट फूड क्या होंगे इनमें से बताना है। कोल्ड होने की वजह से वॉइस थोड़ी आपको डिफरेंट अगर लग रही हो तो एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, दूध, फलियाँ और मीट। ओके, यानी फ्लैश। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों में से चुने कि पर्वतारोहण शिविर में एक नेता को क्या करना चाहिए। किसी और की गलती करने पर भी सजा के लिए तैयार रहना चाहिए, समूह में सबसे आगे रहें और उनका अनुसरण करें, समूह के सदस्यों की ज़रूरतों का प्रबंध करें, समूह को प्रेरित करें। क्या करना चाहिए आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन, केवल ए, सी और डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में व्याप्त है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 है निम्नलिखित में से कौन सा रोग धूल से होता है। सिलिकोसिस, क्षय रोग, जियोर्डाइसिस या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस। आपको बताना है धूल से होने वाला रोग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सिलिकोसिस। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि दो विभिन्न प्रजातियों के मध्य परस्पर क्रिया क्या है। तटस्थता, जनसंख्या, नरमांस भक्षण या प्रदूषण। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, तटस्थता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, त्यौहार मनाते हैं, एक साथ खाना पकाते हैं और खाते हैं और आनंद लेते हैं, गाते हैं और नृत्य भी करते हैं। उनके विशेष नृत्य का क्या नाम है। चेराव, तोरंग,
कुडुक या फिर जूम। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा चेराव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 है, लौंग का उपयोग दांत के दर्द के लिए किया जाता है, जिसमें हम करहा उठते हैं या दर्द को शांत करने में सहायता करता है। लौंग जो है वो वृक्ष का कौन सा भाग है? तना, बीज, कलिका या पत्ती? ओके, सो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है कलिका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के बीच संबंधों का अध्ययन, जीवों और पर्यावरण के बीच अन्योन्याश्रयता का अध्ययन, मानव और सामाजिक व्यवस्थाओं के बीच अंतःक्रियाओं का अध्ययन, उपरोक्त में से कोई नहीं। सो जो फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि का उपयोग छात्रों को उनके प्राकृतिक पर्यावरण के अन्वेषण और अवलोकन में मदद करने के लिए किया जाता है? भ्रमण, उपदेशात्मक, विचार विमर्श या सभी? ओके, सो भ्रमण आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सोनाली एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से गमलों में बीज लगाने, प्रतिदिन उनकी वृद्धि मापने और डेटा को एक चार्ट में दर्ज करने के लिए कहती है। सोनाली निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर सबसे अधिक जोर देना चाहिए? सोनाली को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर सबसे अधिक जोर देना चाहिए? बीज बोने के लिए, निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करना, पौधों की वृद्धि और डेटा संग्रहण की अवधारणा को समझना, रोचक शीर्षों के साथ रंगीन चार्ट बनाना, या फिर प्रयोग को शीघ्रता एवं कुशलता से पूरा करना। सो उसे फोकस करना चाहिए जो पौधों का ग्रोथ है, वृद्धि और डेटा संग्रहण की अवधारणा को समझाना पर, ठीक है, उसे समझाने पर, यानी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने वाले कुछ छात्र ऐसे मॉडल पर कार्य कर रहे हैं जो जल प्रदूषण के स्रोतों को दर्शाता है। ऐसी गतिविधि में छात्रों को शामिल करना किस प्रकार की विचार प्रक्रिया को सुगम बनाता है? अपसारी, विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मक, सृजनात्मक? सो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। लिखित में से कौन प्राथमिक कक्षाओं में मानचित्र को समझने में मदद नहीं करेगा? स्कूल का पता सटीकता के साथ विस्तार में बताना, किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी का अनुमान लगाना, घर से निकटतम दुकान तक के मार्ग का मानचित्र बनाना, अव्यवस्थित के स्थान पर चिन्हित करना और उनका चित्र बनाना। ओके, सो स्कूल का पता सटीकता के साथ विस्तार में बताने का कोई यूज़ नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है? विषय अनुसार उपागम, बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप, तकनीकी शब्दावली से परिचित होना। क्या होगा करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक ईवीएस कक्षा में एक शिक्षक ने छात्रों से लाल किला आदि जैसे विभिन्न ऐतिहासिक स्मारकों को बनाने और चित्रित करने के लिए कहा। शिक्षक इस गतिविधि के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयत्न कर रहा है? सो आपको बताना है कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन। सो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, बच्चा अपने पर्यावरण परिवेश को देखता है और समग्र या एकीकृत विधि से सीखता है। यह कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की प्रकृति को सही सिद्ध करता है। कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन? सो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतः विषयक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित में से द्वितीयक उपभोक्ता है? हाथी, बकरी, लोमड़ी, बंदर, इनमें से कौन सा द्वितीयक उपभोक्ता है?
सो थर्ड ऑप्शन आपका लोमड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल का ताप बढ़ता है और वायु बहने की चाल से अधिक होती है, बढ़ता है और वायु बहने की चाल से कम होती है, घटता है और वायु बहने की चाल से कम होती है, या घटता है और वायु के बहने की चाल अधिक होती है। सो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अम्लीय वर्षा तब होती है जब पर्यावरण में डैश उत्सर्जित होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला है कुड़ुक डैश एक का नाम है। तो कुड़ुक आपका भाषा, फूल, व्यंजन, खेल, इनमें से क्या होगा करेक्ट आंसर? ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और अभी तक आपने वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल है। ओके, सो कुड़ुक आपका एक भाषा का नाम है, ये आपकी एक द्रविड़ लैंग्वेज है। ओके, नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन अधिगम का मुख्य उद्देश्य है बालक को तत्काल परिवेश से परिचित कराना। बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण अर्थात परि प्लस आवरण, यानी हमारे चारों तरफ का वातावरण। ओके, सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला है एक अच्छी तरह से अभिकल्पित समूह गतिविधि में मंद अधिगमक क्या है? क्या होगा करेक्ट ऑप्शन इनमें से? सो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्य करने के अपने स्तर के लिए पर्याप्त समय मिलता है। ओके, नेक्स्ट है अगर आपके घर या स्कूल के पास कोई झील, कुआं या बावड़ी है तो उस पर जाएं और उसके बारे में और जानें। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति इस कथन से परिलक्षित होती है? परियोजना, विचार विमर्श, सर्वेक्षण, चित्रकारी और हस्तकला। विचार विमर्श तो है नहीं क्योंकि जाने को कहा गया है। चित्रकारी भी नहीं हो सकती क्योंकि आसपास जाना है वहाँ पर। सर्वेक्षण तो कोई सर्वे टाइप तो करने जाना नहीं है। लेकिन परियोजना ये एक हमारा इम्पॉर्टेंट ऑप्शन दिख रहा है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है एक किसान भूसी से अनाज अलग करना चाहता था, यह डैश नामक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? गहाई, ओसाई, कटाई और हाथ से बीनना। ठीक है, जो अनाज से भूसी को अलग करना होता है विनोइंग, यानी सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, जो एक यूज़ होता है टूल जिसका नाम होता है, जिसके द्वारा हम ये प्रोसेस विनोइंग का करते हैं। ठीक है, उसे सूप कहते हैं जिसके द्वारा हम भूसी से अनाज को अलग करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है कोल्ड होने की वजह से आवाज़ आपको बदली हुई लग रही होगी, उससे आप इग्नोर करें। ठीक है, क्वेश्चन है राज असम में और रुबीना हिमाचल में रहते हैं, दोनों एक जैसे घरों में रहते हैं, जिनमें समान क्या है? खिड़की का प्रकार, तिरछी छत का प्रकार, दीवारों का रंग या फिर तल से ऊंचाई। सो उनमें दोनों में कॉमन है उनके घरों में तिरछी छत का प्रकार। ओके, स्लैंट रूफ। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ईवीएस कक्षा में सहपाठचर्या गतिविधि के एक भाग के रूप में खेल खेलते समय बच्चे समझते हैं कि वह खेल के लिए नए नियम नहीं बना सकते, उन्हें नियम पुस्तिका के अनुसार खेलना होता है, या जिसे आम तौर पर नियम के रूप में जाना जाता है। पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में होते हैं? सो बच्चे मन के सच्चे होते हैं, नैतिक यथार्थवाद। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर
97 शैक्षिक उद्देश्यों से के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? व्यवस्थापन, ज्ञान, अग्रग्रहण, अनुक्रिया। सो जो ज्ञान नाम की ये है सेकेंड ऑप्शन, ये आपका संबंधित नहीं है। अगला है, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि तत्काल पर्यावरण, स्कूल, समुदाय और रचनात्मक उपयोग करें। घर के वातावरण का रचनात्मक उपयोग करें। पाठ्यक्रम के अनुसार प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक का उपयोग करें या उपरोक्त में सभी। जब से हमने ये जाना है कि जब भी क्वेश्चन में ऑप्शन में आ जाए ऑल, आप ऑल टिक कर दें, तभी से जो हमारे क्वेश्चन फॉर्म करते हैं आयोग के लोग, वो बिल्कुल भी 4 वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम अब ऐसा होता है कि हमारा जो ऑल वाला ऑप्शन है ना, ये गलत होता है। आप इस पर भी फोकस करें, हमेशा ये उपरोक्त सभी सही नहीं होता। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला, तत्काल पर्यावरण, स्कूल और समुदाय का रचनात्मक उपयोग करें। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भूजल की कमी के बारे में बच्चों में जागरूकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अच्छी होगी? रोल प्ले, विचार विमर्श, भाषण या प्रदर्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट होगा विचार विमर्श। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ईवीएस के उपयुक्त शिक्षण अधिगम विधि के रूप में नहीं माना जाता है? परियोजना विधि, क्षेत्र भ्रमण, चर्चा विधि या चॉक और वॉक विधि या चॉक और टॉक विधि। ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये आपका नहीं माना जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101 है, कक्षा 3 से कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की सबसे बड़ी कमी निम्नलिखित में से कौन सी है? आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पाठ्यक्रम प्रसंग आधारित ना होकर विषय आधारित होना, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन सुटेबल है। ओके, अगला प्रश्न है, प्राकृतिक मूल्य और सौंदर्य से बच्चों को परिचित कराना अनिवार्य है क्योंकि प्राकृतिक उपादान है आनंद का स्रोत, चिकित्सीय स्रोत, भौतिक स्रोत या उपयुक्त सभी। ओके, यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन आनंद का स्रोत सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 103, पर्यावरण संबंध मूल्य निर्धारण के प्रमुख घटकों व तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? इनमें से कौन सा शामिल है आपको बताना है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैध, न्याय संगत एवं लचीला मूल्य निर्धारण। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती दी गई थी? अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटकर, ए.के. बनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा। जो भी ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट आंसर सोच रहे हैं वो गलत है। ओके, सुंदरलाल बहुगुणा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला है, आदिवासी लोग कांसे का उपयोग कई वर्षों से कई वस्तुओं को बनाने के लिए करते आए हैं। कांसे के बारे में क्या कथन, सबसे सही कथन का चयन करना है। यह तांबे और पीतल का मिश्रण है, तांबा, जस्ता और एल्युमिनियम का मिश्रण है, तांबे और टिन का मिश्रण है, एल्युमिनियम और तांबे का जैसा ही तत्व है। यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन। ओके, और इसी के साथ फिनिश होता है हमारा ये ईवीएस की मैराथन वीडियो। ओके,
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप एनटीपीसी, एचटेट किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल अवेलेबल है प्लेलिस्ट, आप उन्हें ज़रूर देख लें। ओके, आपके लिए हेल्पफुल होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।